हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आज हम करेंगे ऑर्डर 1 सीबीसी का। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ट्रस्ट में आपका पूरा ऑर्डर 1 एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा और आपको बहुत इजीली समझ आएगा, क्योंकि मैंने लॉ को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाने का ट्राई किया है। इस पैटर्न को आप, मुझे पता है, बहुत पसंद करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ बेयरेक्ट लेके बैठिए। देखिए, मैं भी अपने साथ बेयरेक्ट लेकर ही बैठी हूँ कि गलती से भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वैसे मैंने ट्राई किया है कि इस पीडीएफ में मैं सब कुछ ऐड कर दूं। ठीक है, तो ऑलरेडी सब कुछ ऐड है, पीडीएफ इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में है। आप देखेंगे तो इसमें मैंने ऑर्डर 1 को पूरा एलोबरेट किया है, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताए, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, इससे रिलेटेड केस लॉज है, और इससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हुई है मैंने सब एक ही वीडियो में बना दिया है। आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ट्रस्ट में आपको इतना वैल्यूएबल लगेगा। आप देखेंगे तो शॉर्ट्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, जो जितने भी रिसेंट टॉपिक्स पर जो भी चीजें चल रही होती है, मैंने उस पर शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं। आपको कैसे एक अच्छी कानूनी जानकारी मिल सके, एक जो एक नॉर्मल मैन है, ठीक है, उसके लिए भी, प्रूडेंट मैन है उनके लिए भी, और लॉयर्स है उनके लिए भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्डर 1 जो बात करता है पार्टीज टू द सूट। ठीक है, सूट क्या है, ठीक है, सूट को कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो अब जो सूट हमने फाइल किया है, ठीक है, जो हमने कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट कराने के लिए, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कराने के लिए जो प्लेंट फाइल किया है, उसी को हम सूट कहते हैं। ठीक है, अब वो जो सूट है, ठीक है, ये जो मुकदमा है, इसकी पार्टीज कौन कौन होती हैं? तो इसकी पार्टीज कौन कौन होती हैं? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी। तो चलिए, रूल 1 क्या बात करता है। देखिए, रूल 1 कहता है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ्स, वादियों के रूप में किन व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है। रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। रूल 3, हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स। रूल 3 ए। देखिए, अब मैंने साथ के साथ क्या ऐड कर दिया कि जो ये रूल 3A है, ये 1976 से ऐड किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस क्वेश्चन बनता है कि रूल 3A ऑर्डर 1 का कब ऐड हुआ, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा 1976 में ऐड हुआ। ये मेरा रीजन इसलिए है कि मैं सब चीज को एक साथ इसलिए लिख देती हूँ कि आप बाद में उस चीज को अलग जाके ना पढ़े। ठीक है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा माइंड इतनी जल्दी क्लिक नहीं कर पाता वो पॉइंट। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको एक साथ पढ़ो, उससे हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो जैसे रूल 3A है, इसको 1976 में ऐड किया गया। पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बेरस और डिले ट्रायल, प्रतिवादियों के संयुक्त किए जाने की स्थिति में अलग अलग विचारण का आदेश देने की शक्ति। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें पूरा रूल 13 तक, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसको एलोबरेट किया है। जैसे अभी हमने पढ़ा रूल 1 कि जो रूल 1 है, हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। ठीक है, तो ये किस बारे में बात करता है? देखिए, रूल 1 को हम कहते हैं जॉइंडर ऑफ पार्टीज, और जॉइंडर ऑफ पार्टीज में भी किसका ज्वाइन कर रहे हैं हम? प्लेंटिफ को ज्वाइन कर रहे हैं सूट में। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम कब, जो प्लेंटिव्स हैं, बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं, उनको एक साथ ज्वाइन कब कर सकते हैं एक ही सूट में। जैसे मैंने किसी के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया, ठीक है, तो वो मेरा मुकदमा है, तो आप मेरे साथ किसी को कैसे जोड़ सकते हैं? किसी और व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन वो परिस्थितियां कब बनेगी, वो सिचुएशन कब है कि हम किसी और प्लेंटिफ को भी हम एक ही साथ जोड़ दें और वो सारे प्लेंटिफ को जोड़ के एक ही सूट फाइल करें। तो वो सिचुएशन कब है कि हम कब प्लेंटिफ्स को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं, आपको ये याद रखना है, दो चीजें, कि या तो जो प्लेंटिफ का राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरा प्लेंटिफ है उसका जो राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है, हम दोनों का ही राइट टू जो रिलीफ अराइज हो रहा है वो सेम एक्ट से हो रहा है, या सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है, या फिर जो भी सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए हैं उसमें मेरा भी और दूसरा जो पर्सन है उन दोनों का ही राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है। इस सिचुएशन में दोनों प्लेंटिफ को ज्वाइन कर देंगे, पहली सिचुएशन। देखिए, दूसरा क्या लिखा है? एंड, और नहीं लिखा। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपका सेम एक्ट में या सेम ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसमें राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है, साथ के साथ
अगर मैं अलग सूट फाइल करूं और वो दूसरा पर्सन अलग सूट फाइल करे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होगा। जिस लॉ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस फैक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ और जिस फैक्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिस लॉ के बारे में वो बात कर रहे हैं, अलग अलग फाइल कर दिया जाए तो सेम ही निकलेगा। हम दोनों का क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट कॉमन ही निकलेगा। अगर सेपरेट सूट फाइल कर दे तो क्यों ना हम इनको ज्वाइन कर दे और एक ही सूट फाइल करें। इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ। एक ही सूट में हम कब कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो यदि कई व्यक्तियों को राहत पाने का अधिकार है और वह एक ही घटना या उसी की लेन देन से उत्पन्न हुआ हो और मुकदमे में कानून या तथ्य का समान प्रश्न उठता हो, दोनों के ही मुकदमे में अगर हम अलग अलग फाइल करेंगे तो समान प्रश्न उठता हो कानून या तथ्य का, तो वह सभी एक साथ प्लेंटिफ बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो ये कितना पैटर्न कितना अच्छा है ये, कि हमने पहले ऑर्डर पढ़ा, ठीक है, फिर उसको हमने एक्सप्लेन किया, फिर उसकी जितनी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो देखी, फिर इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। जैसे ए और बी है, ठीक है, उन दोनों ने एक साथ, ठीक है, क्योंकि एंड वर्ड लिखा है, ए और बी दोनों ने एक साथ क्या किया, लैंड खरीदी। किससे लैंड ली, उसने एक्स से लैंड ली। अब क्या होता है, एक्स उस लैंड को बेच देता है किसी और पर्सन को। अब देखिए, मैं ए हूं और कोई और पर्सन बी है, हम दोनों ने खरीदी थी, तो यहाँ पर क्या है, सेम एक्ट है ना, एक ही एक्ट में हो रहा है कि हम, या फिर हम सेम ट्रांजैक्शन बोल दे, सेम ट्रांजैक्शन में ये चीजें हो रही हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि सेम ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है। और दूसरा, अब मुझे भी क्या फाइल करना है केस, कि भाई मैंने परचेज की थी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी को भी यही फाइल करना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम दोनों का कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अगर हम दोनों अलग अलग सूट फाइल करेंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यही आ रहा है, तो इसीलिए क्यों ना फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों ज्वाइंटली फाइल कर सकते हैं सूट, क्योंकि दोनों ज्वाइंट ओनर थे उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, ज्वाइंट फाइल करेंगे सूट को अगेंस्ट किसके, एक्स के अगेंस्ट। किस लिए, कि जो इसने सेल की है इसको कैंसिल की जाए और जो भी हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। देखो डैमेजेस वर्ड यूज हुआ है, डैमेज नहीं, डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन, और साथ के साथ हमें कंपनसेशन भी मिले, ठीक है। तो पर्पस क्या है ऑर्डर 1 रूल 1 का, पर्पस क्या है, क्वेश्चन आ सकता है ना। ये नहीं जरूरी नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछे प्री में कि ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या लिखा है, ये भी पूछ सकते हैं ना। ऑर्डर 1 और जो रूल 1 है उसका पर्पस क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर 1 रूल 1 बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की, प्लेंटिफ को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। दूसरा, अगर वो ज्वाइन करने की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे सूट फाइल ना हो जाए, ठीक है, उनको अवॉइड करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स अवॉइड करने के लिए ऑर्डर 1 रूल 1 बात करता है, तो ये इसका पर्पस है। दूसरा, कोर्ट मेरे केस को सुन रहा है सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे, सेम कोर्ट वही सुन रहा है बी का, सेम वही चीज है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हो रहा है, तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कोर्ट का टाइम बचे, मेरा टाइम बचे, बी का टाइम बचे और कॉस्ट भी बचे, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। अब मैं दूसरी बात करूं रूल 2 की, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, ठीक है। अब कोर्ट को ये लग रहा है कि अगर मैंने ए और बी को साथ में ज्वाइन करा दिया ना, तो जो हमारा ट्रायल है ना वो डिले हो जाएगा, ठीक है, असुविधा हो जाएगी मुकदमे में, ठीक है। तो अब कोर्ट कहेगा नहीं, हम इनको नहीं ज्वाइन कराएंगे, इन प्लेंटिफ को ज्वाइन नहीं कराएंगे। इससे क्या हो सकता है कि जो ट्रायल है वो एम्बेरस हो सकता है, मतलब उसमें असुविधा हो सकती है, एम्बेरस हो सकता है या डिले हो सकता है, देरी हो सकती है उस मुकदमे में। इसलिए कोर्ट कह रहे भाई हम तो अलग ही सेपरेट, मतलब इन लोगों को दोनों को सुनेंगे, दोनों का सेपरेट ट्रायल चलाएंगे, एक साथ नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो पहला 1 बात करता है ज्वाइंडर की, और इसी की एक्सेप्शन दे दी रूल 2 में कि अगर ये सिचुएशन है कि डिले हो सकता है, एम्बेरस हो सकता है, तो हम ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, 10 प्लेंटिफ है, उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया एक कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन हर किसी का क्लेम जो है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है। जैसे कि मैंने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, बी ने भी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, सी ने भी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन हमने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए थे, हमारा सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कंपनी सेम थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग था। तो कोर्ट यहाँ पे कहेगी कि देखो यहाँ से अगर हम
अगर हम ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ करते हैं तो डिले होगा ट्रायल, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है क्लेम बेस्ड है, आपका क्लेम सेम नहीं है आपका। हमने पढ़ा था ना कि राइट टू रिलीफ जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम एक्ट से अराइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट टू रिलीफ जो अराइज हो रहा है वो सेम एक्ट से तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, और उनका क्लेम भी जो है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। तो कोर्ट कहेगी ठीक है, हम यहाँ पे सेपरेट ट्रायल ऑर्डर करते हैं, आप लोगों को एक साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया रूल 3 कहता है अब किसको एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है। अभी तो क्या है, प्लेंटिफ एक साथ, जिनके राइट थे रिलीफ का, जिनके पास राइट था वो एक साथ ज्वाइन हो रहे थे। अब जिनके खिलाफ आप सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, क्या उन लोगों को भी एक साथ ज्वाइन किया जा सकता है? ऑल पर्सन, तो इसमें कहा गया कि सभी जो पर्सन है उनको एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है। फिर वही दो कंडीशन की, या तो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर उन लोगों के बीच में कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज हो जाएगा अगर सेपरेट ट्रायल चलाएंगे। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के में लिख दिया है कि यदि एक ही घटना से कई व्यक्तियों के खिलाफ दावा बनता है और समान प्रश्न उठता है तो उन्हें एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए वॉज इंजर्ड, ठीक है, ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ अ बस। अब ए क्या है, वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, जो बस है उसका जो ड्राइवर है वो बहुत नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है। अब यहाँ पे सूट फाइल करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सूट फाइल करेंगे ड्राइवर के अगेंस्ट जो ड्राइविंग कर रहा था। दूसरा, वो जो ड्राइवर, जो बस थी, जो जिस पर्सन की वो बस थी, जो ऑनर था उस बस का, उसके अगेंस्ट भी फाइल करेगा ए सूट। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट भी फाइल करेगा ए सूट, ठीक है। अब इस केस में क्या है, ए फाइल कर रहा है सूट, ए तो प्लेंटिफ है, लेकिन ए जिन लोगों के अगेंस्ट फाइल कर रहा है, ए ड्राइवर के अगेंस्ट कर रहा है, डिफेंडेंट है वो भी, बस ओनर वो भी डिफेंडेंट है, इंश्योरेंस कंपनी वो भी डिफेंडेंट है। अब ये तीनों डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल करेगा तो कोर्ट बोलेगा हम इन तीनों को एक ही साथ डिफेंडेंट बना देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों में क्या है, ये सेम ये जो सीरीज ऑफ एक्ट है, या फिर हम बोले ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। रूल 3A, अब देखिए रूल 3A हम एक कब ऐड हुआ था, 1976 में ये ऐड हुआ था। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने ये ऊपर इनकी हेडिंग्स लिखी हैं खाली, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया है कि 1976 में ऐड हुआ है। मैं इसको बार बार इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन जब मैं कर रही हूँ तो पढ़ना ही है, तो डायरेक्ट क्यों ना हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो जो रूल 3A है जो कि बात करता है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, इसको 1976 में ऐड किया गया। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर हम प्लेंटिफ को ज्वाइन कर रहे हैं रूल 1 में, तो हम रूल 2 में उनका सेपरेट ट्रायल भी कर सकते हैं। जब हम रूल 3 में बात कर रहे हैं कि हम ज्वाइंडर्स डिफेंडेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनका सेपरेट ट्रायल भी कर सकते हैं अगर एम्बेरेस करे ट्रायल को, डिले करे ट्रायल को। ये बात ओरिजिनली नहीं लिखी हुई थी, पहले से ही नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। 1908 सीपीसी में इसको ऐड किया गया बाद में 1976 में, कि अगर डिफेंडेंट भी एम्बेरसमेंट करे और डिले करे ट्रायल का तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल को, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे फ्रॉड कमिटेड बाय 12 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एक कंपनी थी, उसके 12 डायरेक्टर्स थे, उन 12 के 12 डायरेक्टर्स ने फ्रॉड कमिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं हूं, मुझे सूट फाइल करना है उन 12 के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन वो 12 डायरेक्टर्स थे उनका अलग अलग रोल था, ठीक है, वो अलग अलग डेजिग्नेशन पे थे। अब यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट चाहे तो सेपरेट ट्रायल कर सकती है क्लैरिटी के लिए। हो सकता है एक डायरेक्टर ने किसी और कैसा फ्रॉड किया है, उसका कुछ अलग रीजन है, दूसरे ने शायद जो दूसरा डायरेक्टर है उसने कुछ अलग तरीके से किया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है ना, तो किसने कैसे किया। तो इस चीज के लिए कोर्ट क्या करेगी, उन डिफेंडेंट्स के भी अगेंस्ट फिर अलग अलग सेपरेट ट्रायल चला सकती है। प्लेंटिफ को बोलेगी कि नहीं नहीं हम सेपरेट ट्रायल चलाएंगे 12 डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। उसके बाद रूल 4, जजमेंट फॉर और अगेंस्ट
वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। अब देखिए हमने जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ भी कर दिया, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट भी कर दिया, सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। अब जजमेंट आ रही है, तो जजमेंट ऐसा हो सकता है कि जितने भी प्लेंटिफ थे या जितने भी डिफेंडेंट थे उनके अगेंस्ट, एक के अगेंस्ट भी आ सकती है या सबके अगेंस्ट भी आ सकती है जजमेंट। तो ठीक है, तो जजमेंट मे बी गिवन फॉर वन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ए और बी दोनों मिलकर सू करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर सू करना मतलब होता है सूट फाइल करते हैं, किसके अगेंस्ट, एक्स और वाई के अगेंस्ट। अब यहाँ पर ए और बी प्लेंटिफ हो गए, एक्स एंड वाई डिफेंडेंट हो गए। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट में क्या कर सकती है, खाली एक्स के अगेंस्ट डिक्री पास कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है, और डिसमिस कर सकती है क्लेम अगेंस्ट वाई। जैसे जॉइंट ओनर वाला केस अभी जैसे हमने पढ़ा था कि ए और बी एक प्रॉपर्टी खरीद रही है और वो बी और सी से, ए और बी ने प्रॉपर्टी खरीदी, एक्स और वाई से खरीदी। ठीक है, अब एक्स और वाई ने फ्रॉड कर दिया, वो किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अब ए और बी ने एक्स और वाई के सूट अगेंस्ट सूट फाइल किया। अब कोर्ट यहाँ देखता है कि इसमें एक्स ने किया था जो फ्रॉड किया था, वाई ने नहीं किया था, तो अब एक्स के अगेंस्ट डिक्री पास कर देंगे और जो क्लेम आप अगेंस्ट वाई के अगेंस्ट था उसको डिसमिस कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि जजमेंट एक के अगेंस्ट आए और दूसरे के अगेंस्ट ना आए। रूल 5, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ्स। अब जैसे कि मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने फाइल किया, बहुत सारे डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, ठीक है, और मैं रिलीफ क्लेम कर रही हूं, तो जरूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट हैं अलग अलग वो सारे उन सारे रिलीफ्स में इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शुड बी इंटरेस्टेड इन द ऑल रिलीफ्स क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, एग्जांपल, सूट फाइल फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डैमेजेस। अब सूट फाइल किया गया कि एक तो इस प्रॉपर्टी का मुझे पोजेशन दे दो, साथ के साथ कॉम्पनसेशन भी दो। अब यहाँ पर जो ऑनर है वो कंसर्न है सिर्फ पोजेशन के लिए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न है सिर्फ डैमेजेस के लिए। किस चीज के लिए, कंपनसेशन के लिए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो पोजेशन दे सकता है और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल 6 वो बात करता है ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब जो आपने पार्टीज को ज्वाइन किया है वो सेम कॉन्ट्रैक्ट से ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी हम ऊपर क्या बात कर रहे थे, सेम एक्ट से और सेम ट्रांजैक्शन से हमने पार्टीज को ज्वाइन किया है। रूल 1 के अंदर, रूल 3 के अंदर, रूल 1 में प्लेंटिफ को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, रूल 3 में जब हम ज्वाइंडर्स कर रहे हैं डिफेंडेंट का। लेकिन क्वेश्चन आ जाए आपने ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज किया है सेम कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो रूल 6 है, पर्सन जो है ज्वाइंटली या सीवियरली लायबल होते हैं ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट एक ही अनुबंध के लिए संयुक्त या अलग अलग जिम्मेदार व्यक्तियों को एक साथ डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। A loan was taken jointly by B and C. B and C दोनों मिलकर लोन ले लेते हैं। अब क्या होगा, B and C दोनों ने मिलकर लोन लिया है ना, एक साथ लिया है, तो अब यहाँ पर क्योंकि देखिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन दोनों ने लोन लिया है ना, तो अब यहाँ पर भी जो बैंक है जिन्होंने लोन दिया है वो क्या कर सकते हैं, वो बैंक दोनों को एक साथ, ठीक है, उन दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं बी एंड सी के साथ। अब यहाँ पर क्यों जो बैंक एक साथ सूट फाइल कर रहा है बी और सी के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों ने सेम कॉन्ट्रैक्ट से लोन लिया था। ठीक है, उसके बाद रूल 7, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress is to be sought। ठीक है, अब की मतलब यहाँ पर प्लेंटिफ को ये स्पष्ट ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको रिलीफ लेना किससे है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब प्लेंटिफ को लग रहा है कि मुझे तो एक इससे भी रिलीफ लेना है, डिफेंडेंट से भी रिलीफ लेना है, इस वाले व्यक्ति से भी रिलीफ लेना है, उसको लग रहा है बहुत सारे लोगों से रिलीफ लेना है ना। व्हेन द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू व्हिच पर्सन इज लायबल, कौन सा पर्सन लायबल है, ही मे ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट। उस सिचुएशन में उसको लग रहा है ना कि मुझे इन इन लोगों से रिलीफ लेना है या ये लोग हो सकते हैं, वो सबको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, कि देखिए रूल 7 कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात किया था रूल 1 में, ऑर्डर 1 रूल 1 में हमने बात किया था ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था रूल 3 में ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ के बारे में। लेकिन रूल 7 भी यहाँ पर बात कर रहा है
जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर डाउट है हमें कि ये डिफेंडेंट है भी या नहीं। तो ये बात याद रखना, रूल 3 और रूल 7 दोनों के ही अंदर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट हो रहा है। सिचुएशन ये है कि वहां पे डाउट नहीं था और यहाँ पर डाउट है। ठीक है, ये डाउट वर्ड याद रखना। ठीक है, यदि प्लेंटिफ को यह स्पष्ट नहीं है कि राहत किससे प्राप्त होगी तो वह कई व्यक्तियों को डिफेंडेंट बना सकता है। एग्जाम्पल, गुड्स डैमेज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या है कि कोई सामान था और वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, जब उसको ले जाया जा रहा था। अब प्लेंटिफ है जिसका वो सामान था, जिसको वो सामान मिलना था, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी लायबिलिटी है। ठीक है, जिस कंपनी ने सामान भेजा है क्या उसने ही उसको ऐसे सामान भेजा था। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो इसको सामान लेकर आ रही है, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो लायबल है कि उसने सामान को तोड़ फोड़ दिया रास्ते में, या फिर वेयर हाउस ओनर जहां पर ये सामान रखा हुआ था, वो ओनर इसके लिए लायबल है कि उसने ही हमें ऐसा टूटा फूटा सामान पहुंचाया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किसके अगेंस्ट सूट फाइल करे। इस सिचुएशन में वो दोनों को एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन कर देगा। ठीक है, बोथ में भी ज्वाइन एज डिफेंडेंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपको ये क्या कहते हैं गारंटेड के साथ बोल सकती हूँ कि इस ये वाला ऐसे लिंक करके नहीं आपको कभी समझाया होगा कि रूल 3 में भी जेंडर ऑफ प्लेंटिफ है लेकिन वहां डाउट नहीं है, और रूल 7 में भी जेंडर ऑफ डिफेंडेंट है। सॉरी, रूल 3 में भी जेंडर ऑफ डिफेंडेंट है, रूल 7 में भी जेंडर ऑफ डिफेंडेंट है, लेकिन रूल 7 वाला जेंडर ऑफ डिफेंडेंट डाउट की सिचुएशन में है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे हैं तो कितनी क्लैरिटी के साथ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब आप कुछ भी करेंगे ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना ऑर्डर 1 रूल 1 से, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको क्या कर पाएंगे, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, पैटर्न कोई भी आ सकता है। कभी आप ऑर्डर 1 रूल 1 से हेडिंग पूछ लेंगे, कभी ऑर्डर 1 रूल 1 की कंडीशन पूछ लेंगे, कभी ऑर्डर 1 रूल 1 का पर्पस पूछ लेंगे, ऑर्डर 1 रूल 1 का एग्जाम्पल पूछ लेंगे, और हम प्रिपेयर है हर एस्पेक्ट से। ठीक है, हमें आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लीजिए ऑर्डर 1 रूल 1 का, हमें आंसर आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसी अप्रोच के साथ अपनी तैयारी की है। उसके बाद रूल 8, 1 पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सूट। जैसे कि अब कोई जो रिलीफ हमें चाहिए किसी पर्सन के अगेंस्ट, वो जो एक पर्सन है उसको भी चाहिए, बहुत सारे लोगों को चाहिए, क्या कहते हैं, क्लेम, रिलीफ चाहिए। अब क्या है इस सिचुएशन में, अब सारे के सारे सूट फाइल करेंगे क्या? तो इस सिचुएशन में बोला गया भाई रुक जाओ, आप सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन आपका सूट फाइल कर देगा, या फिर आप सबके बिहाफ पर एक ही पर्सन आपके सूट जो है उसको डिफेंड कर देगा। ठीक है, अगर आप सबका सेम इंटरेस्ट है उस सूट में तो एक ही पर्सन उसको डिफेंड कर सकता है या सूट फाइल कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई न्यूजेंस का केस है, ठीक है, उससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। अब सारे के सारे थोड़ी ना बोलेंगे हमें भी न्यूजेंस मतलब सेम इंटरेस्ट, लेकिन सारे के सारे सूट थोड़ी ना फाइल करेंगे, एक पर्सन कर लेगा उन सबके बिहाफ पर। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऑर्डर 1 रूल 8, वेयर न्यूमरस पर्सन हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। ठीक है, एक बात याद रखना, ऊपर जो हम पढ़ रहे थे ऑर्डर 1 का रूल 1, वहां पे भी हमने जॉइंडर ऑफ पार्टीज पढ़ा। ऑर्डर 1 रूल 3 में भी हमने जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट पढ़ा। ये भी यही बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन बहुत ज्यादा है, ऐसे 50 पर्सन है, अब उनका सबका, तो भाई ऐसा करो सूट अलग अलग मत फाइल करो, एक ही सूट फाइल कर लो। लेकिन कंडीशन क्या है? सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सब लोगों का, न्यूमरस पर्सन है उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि उन सब के बिहाफ पर एक पर्सन सूट फाइल कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं आपने आपसी से सहमति बनाई और सूट फाइल कर दिया, नहीं, आपको कोर्ट से पूछना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल, अब 200 विलेजर्स है, गांव वाले व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति हैं, क्या होता है वो पॉल्यूशन से सफर कर रहे हैं कॉज बाय फैक्ट्री। ठीक है, एक फैक्ट्री चल रही है उस गांव के पास, उससे बहुत धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, या फिर वो फैक्ट्री जो है अपना जो भी रॉ
जो वेस्ट मटेरियल है उसको नदी में बहा रही है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, 200 के 200 लोग आ जाएंगे सूट फाइल करने। नहीं, क्या होगा कि क्योंकि इनका सेम इंटरेस्ट है तो एक ही सूट फाइल करेगा पर्सन, या 2 सूट फाइल कर देंगे पर्सन, ठीक है। इसको आप एक ही मानी, 2 हटा दीजिए, वन विलेजर, ठीक है, 2 भी फाइल कर सकते हैं, 200 से तो बहुत ही कम है, तो मे फाइल रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो यहाँ पर क्या होगा, वो एक व्यक्ति उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर देगा। और सेम सिचुएशन लगा लो, अगर बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे डिफेंडेंट डिफेंड करेगा कोई एक व्यक्ति सूट। रूल 8A, इसको कब ऐड किया गया, 1976 में, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पास क्या पावर है, वो परमिट कर सकता है एक पर्सन को या फिर किसी एक बॉडी को, ठीक है, टू प्रेजेंट ओपिनियन, कि आप हमें इस विषय पर क्या करें, आप इस विषय पर अपना मत बताएं, आपका ओपिनियन बताएं। कोर्ट में परमिट एनी पर्सन और बॉडी टू प्रेजेंट ओपिनियन असिस्ट द कोर्ट। ये बेसिकली जो ऐड किया गया था, इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि देखिए कोर्ट को असिस्ट करने की बहुत जरूरत है, कोर्ट सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि कोर्ट के पास किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज हो, ठीक है। हमें अब उसमें ओपिनियन चाहिए, तो जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है, अब पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या चीज पॉल्यूशन है या नहीं है, उसमें कोर्ट को क्या पता, उसमें तो जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको पता है। तो इस सिचुएशन में, ठीक है, कोर्ट को पावर है कि आप किसी से ओपिनियन ले सकते हैं, कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को अपना मत प्रस्तुत करने या कोर्ट की सहायता करने की अनुमति दे सकता है। जैसे एनजीटी को मत बोला कि आप बताइए, हमारी सहायता कीजिए कि क्या ये पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं। इन एनवायरमेंटल डिस्प्यूट, कोर्ट में अलाउ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट टू असिस्ट। देखिए भाई सेम चीज। रूल 9, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये लगा लो यहीं से क्वेश्चन बनता है, 90% क्वेश्चन यहां से ही बनता है, ठीक है। और एक बनता है जॉइंडर ऑफ पार्टीज से, ध्यान से सुनना। मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, दोनों में समझ आ रहा है। मिस जॉइंडर, मिस मतलब गलती से किसी को ज्वाइन कर दिया, करना नहीं था। नॉन जॉइंडर, ज्वाइन नहीं किया जिसको करना चाहिए था, पार्टी बनाना चाहिए था, ठीक है। सूट शैल नॉट बी डिफीटेड बाय मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज एक्सेप्ट वेयर नेसेसरी पार्टी इज नॉट ज्वाइंट। अब ध्यान से सुनिए, देखिए 2 तरीके की पार्टी थी, एक नेसेसरी पार्टी थी, एक प्रॉपर पार्टी थी, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं कराया किसी सूट में तो सूट डिफीट नहीं होगा, लेकिन आपने नेसेसरी पार्टी को ही आपने सूट में ज्वाइन कराया तब आपका सूट डिफीट कर जाएगा, ठीक है। सूट शैल नॉट बी डिफीटेड। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई सूट इसीलिए डिफीट कर जाएगा, इसीलिए वो सूट खत्म हो जाएगा क्योंकि पार्टीज का मिसजॉइंडर हो गया। अब जैसे कि मैंने कोई सूट फाइल किया किसी पर्सन के अगेंस्ट, मेरे साथ साथ कोर्ट में गलती से क्या हो गया, या मुझसे ही हो गया, गलती से कोई एक पर्सन और मेरे साथ ऐड हो गया, मिसजॉइंडर हो गया, ट्रायल चला, जजमेंट आई, डिग्री आ गई। अब क्या जो जजमेंट लेटर है वो ये कहेगा कि नहीं, ये तो पार्टी ही नहीं था, इसका तो आपने मिसजॉइंडर करा दिया, आपकी जो डिग्री आई है हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है। मिसजॉइंडर था, एक पर्सन था, गलती से ऐड हो गया है, हटाओ उसको, ट्रायल तो हमने सही चलाया है ना, इसलिए हमारा सूट जो है डिफीट, वो डिग्री हमारी मानी जाएगी और सूट डिफीट नहीं होगा। उसी तरीके से नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी किया, लेकिन जो आपने नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी किया वो प्रॉपर पार्टी का करा, कि अगर वो देखिए प्रॉपर पार्टी का मतलब वो होता है कि वो पार्टी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं भी होती है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि कोई सूट फाइल किया गया तो उसमें जो नेसेसरी पार्टी थी उसको ज्वाइन करा दिया, प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं कराया। अब आ गई डिग्री, अब क्या जजमेंट लेटर ये बोलेगा कि नहीं, हम तो आपकी डिग्री को नहीं मानेंगे क्योंकि आपने इसमें प्रॉपर पार्टी को ऐड नहीं कराया। ऐसा नहीं होगा, डिग्री मानी जाएगी, सूट डिफीट नहीं होगा। लेकिन अब क्या होता है, मैंने सूट फाइल किया किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, और मैंने रिकवरी का सूट फाइल किया, अब मैं नेसेसरी पार्टी थी, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पर क्या किया, मुझे ही नहीं ऐड किया,
तो मैं ही नेसेसरी पार्टी थी, मुझे ही नहीं ऐड किया, ट्रायल चला दिया, डिग्री पास कर दी। अब क्या इस केस में वो डिग्री मानी जाएगी? नहीं। क्यों? आपने तो नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया, आपको तो नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था, तो सूट डिफीट कर जाएगा। ये जो एक्सेप्ट लिखा होता है ना, ये उसके बाद वाली लाइन, यही पूरा खेल है, यही है सारा खेल, पूरा गेम यहीं पे टिका है। स्टार्टिंग की लाइन हर कोई पढ़ के जाएगा, मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज सूट डिफीट नहीं होगा। कोई ये नहीं पढ़ेगा कि भाई नेसेसरी पार्टी को नॉट नहीं ज्वाइन कराया ना तो सूट डिफीट कर जाएगा। क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, गलत पार्टी जोड़ने या किसी पार्टी को ना जोड़ने से मुकदमा समाप्त नहीं होगा सिवाय नेसेसरी पार्टी के। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फाइल किया लेकिन एक्चुअल ओनर को पार्टी नहीं बनाया, उसमें जो एक्चुअल ओनर था, डिस्प्यूट ये जो सूट है फेल कर जाएगा। रूल 10, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अब क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ है ना, जो सूट फाइल किया गया था, वो प्लेंटिफ का जो नाम है ना वो गलत है, गलत लिख गया है, कुछ भी है। उस केस में क्या है, वेयर सूट इज फाइल इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, तो क्या होगा, कोर्ट में सब्स्टिट्यूट द करेक्ट प्लेंटिफ। अब उसके केस में सूट थोड़ी ना डिफीट कर देंगे भाई, रॉन्ग नाम ही तो गलत है उस प्लेंटिफ का, उसकी जगह जो सब्स्टिट्यूट है सही प्लेंटिफ है जो, उसका नाम लिख देंगे, बात खत्म। एग्जाम्पल जैसे सूट फाइल्ड बाय एजेंट। अब सूट फाइल किया एजेंट ने इंस्टेड ऑफ रियल ओनर, ठीक है, रियल ओनर जो था उस प्रॉपर्टी का उसने सूट फाइल नहीं किया, एजेंट ने सूट फाइल कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पूरा ट्रायल वगैरह चला और किसकी प्रॉपर्टी है किसकी नहीं, कोर्ट ने ये भी डिसाइड कर दिया। तो क्या आप डिफेंडेंट आपके ये बोलेगा कि नहीं आपने तो यहाँ पे तो एजेंट ने सूट फाइल किया था और यहाँ पर तो रियल ओनर को सूट फाइल करना चाहिए था। कोर्ट बोलेगा भाई देख, हमने एविडेंस के बेस पे ये हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एजेंट की जगह ओनर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपका सूट डिफीट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूट के जो सूट है उसके सिर्फ नाम में गलती है, ठीक है। दूसरा रूल 10 है, ये भी 1976 में ऐड हुआ। इसमें क्या था कि पावर दे दी गई कोर्ट को कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं पार्टीज को। 10A देखिए, ये जो लिखा है ना कोर्ट में स्ट्राइक और ऐड पार्टीज, ये 10A है, ये गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, ये एक्चुअली 10 में है। ये जो रूल 10 है यहाँ पर लिखा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, ठीक है। ये रूल 10A नहीं है, ये एक्चुअली इसी को आगे एक्सप्लेन करा है। अगर आप देखेंगे रूल 10 में, तो रूल 10 का सब रूल 2, कोर्ट में स्ट्राइक और एड पार्टीज, ठीक है, ये ए हटा दीजिए, ये ए नहीं है, ये 10 का सब रूल 2 है, ठीक है। उसके बाद रूल 11, कंडक्ट ऑफ सूट, ठीक है। क्या बात करते हैं, कंडक्ट ऑफ सूट, कोर्ट में गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ सूट व्हेन मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट। अगर कई पार्टीज हैं तो कोर्ट क्या करेगा, मुकदमे को कंडक्ट कैसे, संचालन कैसे करेगा कोर्ट, इसके बारे में निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं कि इस तरीके से हम इस कोर्ट को इस सूट को चलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन प्लेंटिफ विल लीड एविडेंस फॉर अदर्स, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे प्लेंटिफ हैं उस सूट में, तो कोर्ट ने बोल दिया भाई देखो ये वाला जो प्लेंटिफ है ना ए, ये ही एविडेंस लीड करेगा, चाहे कोई कोई किसी और का भी एविडेंस है ना लेकर तो यही आएगा, ठीक है। एक पर्सन को अथॉरिटी दे दी। अब यार पूरे कोर्ट में भीड़ थोड़ी ना कर देनी है कि 50 लोगों के, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें 200 लोगों का 200 लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड है, उसके बिहाफ पे एक पर्सन ने सूट फाइल किया, तो क्या 200 के 200 आएंगे क्या एविडेंस देने? नहीं। तो ये उस डायरेक्शन की बात है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम्पल से समझो तो कितना अच्छा समझ आएगा, मतलब कंडक्ट ऑफ सूट बात खत्म, लेकिन क्या उसका प्रैक्टिकल क्या एस्पेक्ट है वो तो पता होना चाहिए। उसके बाद रूल 12, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। क्या मतलब कई प्लेंटिफ या बहुत सारे डिफेंडेंट है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि कोर्ट की अनुमति से एक की उपस्थिति प्राप्त हो सकती है, ठीक है। जैसे वही पढ़ रहे थे हम रिप्रेजेंटेटिव सूट कि 200 लोगों का जो है वो उसमें इंटरेस्ट है सूट में, तो क्या आप 200 के 200 आए? क्या उन सबके बिहाफ पे जिस प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है एक ने,
क्या वो ही नहीं आ सकता? खाली अपीयरेंस वही नहीं कर सकता कोर्ट में, या फिर डिफेंडेंट जो डिफेंड कर रहा है सबके बिहाफ में खाली वो नहीं आ सकता है? तो यहाँ पे बोला गया कि वेयर देयर आर सेवरल प्लेंटिफ, अगर बहुत सारे प्लेंटिफ है बहुत सारे डिफेंडेंट है तो अपीयरेंस ऑफ वन मे बी सफिशिएंट विद कोर्ट परमिशन, तो कोर्ट परमिशन दे देंगे, ठीक है आप एक ही पर्सन आ जाओ, आप एक ही उन सबके बिहाफ पर आ जाओ, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो सूट हम पढ़ रहे थे ऑर्डर 1 रूल 8 में, ठीक है, कि उसको हम ज्वाइन करा सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसी को ही आगे फर्दर बता रहा है, या फिर जो हम ज्वाइन करा रहे हैं ऑर्डर 1 रूल 1 में प्लेंटिफ को, या हम उसको ज्वाइन करा रहे हैं ऑर्डर 1 रूल 3 में डिफेंडेंट को, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में उनके अपेयरेंस की बात करता है ऑर्डर 1 का रूल 12। एग्जाम्पल जैसे कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है सब भाइयों के बीच में, तो एक भाई आके रिप्रेजेंटेट कर देगा सारा सूट को। रूल 13 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। अगर आपको लग रहा था कि नॉन ज्वाइंडर हुआ है या मिस ज्वाइंडर हुआ है तो ऑब्जेक्शन कैसे ले रहे हैं आप? तो देखिए जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं मिस ज्वाइंडर से रिलेटेड या नॉन ज्वाइंडर से रिलेटेड, उसको आपको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो ये आपत्ति है मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की, इसको पहले ही अवसर पर इस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, वो आपत्ति उठानी पड़ेगी, अन्यथा बाद में नहीं उठाई जा सकती। क्योंकि हमने पढ़ा कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर हो रहा था पार्टी का और डिक्री पास हो गई थी, तो उसको सूट को हमने डिफीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ऑब्जेक्शन उठाते ना आपने जब डिक्री आ गई आप तब बोल रहे हो। जैसे इफ डिफेंडेंट रेजेस ऑब्जेक्शन आफ्टर ट्रायल, ट्रायल पूरा कंप्लीट हो गया, एविडेंस वगैरह सब ले लिया, ट्रायल कंप्लीट है, अब सिर्फ डिक्री आना है, जजमेंट आना है, अब क्या करोगे डिफेंडेंट? आप अपने ऑब्जेक्शन को रेज करके कोर्ट रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये हमारा रूल 13। देखिए मतलब कितना कितना इंटरेस्टिंग वे में हमने इस चीज को पढ़ा और कितना सिंप्लीफाई वे में। इससे इजी ऑर्डर 1 को आप नहीं समझ सकते, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर 1 रूल 13 तक एक एक एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या बनते हैं, ठीक है। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ इज प्रोवाइडेड अंडर, कहाँ दिया है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ? मेरा गला थक गया बोल बोलकर ऑर्डर 1 रूल 1 में, मैंने इतनी बार रिपीट किया कि सबको याद हो जाएगा। ऑर्डर 1 रूल 1 में जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, इसके पीछे का एक रीजन है। मैं भी चाहूं तो शॉर्टकट बना के वीडियो को बस हेडिंग बता के चली जाऊंगी, ऐसी वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर जब आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है समझने में, तब वीडियोस बनाने का फायदा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया साथ के साथ एग्जांपल भी दे दिए, बार बार रिपीट भी कर दिया, आपके माइंड में फिट कर दी वो चीजें, और साथ के साथ मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ है तो ऑर्डर 1 का रूल 1, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट है ऑर्डर 1 का रूल 3, रिप्रेजेंटेटिव सूट है ऑर्डर 1 का रूल 8, प्लेंटिफ डाउट में है, डाउट मतलब रूल 7, ऑर्डर 1 का रूल 7, ठीक है। मिस ज्वाइंडर की बात कर रहा है ऑर्डर 1 रूल 9, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बात कर रहा है। कोर्ट में एड और स्ट्राइक पार्टीज, ये हमने पढ़ा था ना, ऑर्डर रूल 10 में था, 10 के भी सब रूल 2 में था। हाँ देखो, फिर कोर्ट परमिट कर सकता है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है। इसको हमने अमेंडमेंट से ऐड किया था 1976 से, ओपिनियन की बात करी थी, मत की बात करी थी, तो ये रूल 8A में है। फिर डिफेंडेंट को जरूरत, मतलब जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट हर रिलीफ में इंटरेस्टेड हो, तो इसकी बात हमने कहा करी थी, रूल 5 में की थी ऑर्डर 1 के। जॉइंडर ऑफ पार्टीज लेवल, अब हमने सेम कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, तो ये हमने किसमें की थी, 6 में की थी, कि अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट से अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट से सिचुएशन अराइज हो रही है तो उसमें हम पार्टीज का मतलब पार्टीज को ज्वाइन करा सकते हैं। फिर सेपरेट ट्रायल, ऑर्डर 1 का रूल 1 का सेपरेट ट्रायल है रूल 2 में, और डिफेंडेंट है जो उसका अगर आपका जो सेपरेट ट्रायल करा रहे हैं ज्वाइन नहीं कराना चाहते तो उसका 3A में बाद में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट एम्बेरेस कर सकता है ट्रायल को तो उसका सेपरेट ट्रायल हम करा देंगे रूल 3A में। फिर जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज इज गिवन अंडर, ठीक है। तो किसके अंदर दिया गया था, अभी हमने पढ़ा था रूल 4 में दिया गया था। अब जजमेंट भी तो आएगा, ज्वाइन करा दिया पार्टीज को 1 में और 3 में, सेपरेट ट्रायल करा दिया रूल 2 में और रूल 3A में। अब उसका
रूल 4 में क्या आ गया है, जजमेंट आएगी कि एक के अगेंस्ट भी आ सकती है या सबके अगेंस्ट भी आ सकती है, जो डिफेंडेंट है, ठीक है, या फिर प्लेंटिफ है, बहुत एक है या सबके अगेंस्ट में। कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, प्लेंटिफ का सेपरेट ट्रायल किसमें है, रूल 2 में। सूट शैल नॉट बी डिफीटेड, सूट डिफीट नहीं होगा अगर मिसजॉइंडर, अच्छा एक क्वेश्चन है कि सूट डिफीट नहीं होगा अगर मिसजॉइंडर हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट किस केस में हो सकता है, जब नेसेसरी पार्टी को आप ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर मस्ट बी रेज। अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना भी था मिसजॉइंडर और नॉन जेंडर के लिए, तो आपको कब उठाना था, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, कब, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में। उसके बाद रूल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, ये कहाँ पे दिया है, देखिए मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बात की गई है 9 में, उसके ऑब्जेक्शन की बात की गई है रूल 13 में। सूट फाइल्ड इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे अगर आपने सूट फाइल कर, किसमें बात की गई थी, रूल 10 में बात की गई थी। और कोर्ट ऐड भी कर सकता है पार्टीज को, निकाल भी सकता है पार्टीज को, ये भी बात की गई थी रूल 10 में, लेकिन रूल 10 के सब रूल 2 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ सूट की बात की गई थी कि भाई कैसे सूट चलेगा, जब बहुत सारी पार्टीज है तो कौन एविडेंस देगा कौन नहीं देगा, ये सब पूरा कंडक्ट ऑफ सूट कहाँ दिया है, रूल 11 में, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सफिशिएंट, ठीक है, बहुत सारे प्लेंटिफ है बहुत सारे डिफेंडेंट है, उनमें से अगर एक ही आकर अपीयरेंस दे रहा है अपने कोर्ट में, ठीक है, वो सफिशिएंट है, कोर्ट ने अगर परमिट कर दिया तो ये बात कहाँ की गई है, अपीयरेंस की बात रूल 12 में। रिप्रेजेंटेटिव सूट रूल 8 में। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो किसकी परमिशन चाहिए, कोर्ट की परमिशन चाहिए। मेन पर्पस क्या है जॉइंडर ऑफ पार्टीज का, मैंने भी बताया, अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, ठीक है, और दूसरा कि टाइम सेव करना है हमें कोर्ट का और कॉस्ट भी। विच रूल डील्स विद कंडक्ट ऑफ सूट, कंडक्ट ऑफ सूट्स रूल 11। व्हेन प्लेंटिफ इज अनश्योर अबाउट लायबिलिटी, ठीक है, अब यही नहीं समझ आ रहा है कि किसके अगेंस्ट उसको रिलीफ लेना है, कौन लायबल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मुझे किससे रिलीफ लेना है, कौन डिफेंडेंट है, क्योंकि मैंने सामान मंगाया मुझे सामान टूटा हुआ मिला, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो लायबल है, या फिर जो वेयर हाउस कीपर है वो लायबल है, कौन लायबल मुझे पता ही नहीं, तो मैं सबको ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद इफ नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कराया तो सूट तो डिफीट हो जाएगा, ठीक है, सूट डिसमिस हो जाएगा। उसके बाद रूल 8 जो है सीपीसी का किसकी बात करता है, ऑर्डर 1 का रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। रूल 5 सीपीसी का किसकी बात करता है, डिफेंडेंट इंटरेस्ट इन रिलीफ्स की बात करता है, रूल 5, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, ठीक है। कोर्ट कैन ऐड पार्टी, कोर्ट जो है पार्टी को ऐड कर सकता है कि किसी भी स्टेज पे कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है ऑर्डर 10 में ही बात करी गई है ना सारा, की अगर प्लेंटिफ का नाम गलत लिख दिया है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर कोर्ट चाहे तो पार्टीज को ऐड कर सकते हैं या स्ट्राइक कर सकते हैं, जो रूल 10 का सब रूल 2 है उसी में लिखा है कि ये हम जो करेंगे काम ही कब करेंगे, किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप देखिए ऑर्डर 1 का रूल 10 का सब रूल 2 कहता है द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ईदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, मतलब खुद से भी कर सकता है या किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है तो उसके कहने पर क्या कर सकता है कि जो हटा सकता है कोई इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया गया है, ठीक है, वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट स्ट्रक डाउन एट एनी स्टेज, ठीक है, कोर्ट ये सब कर सकता है। फिर है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जो आप प्लेंटिफ को जो ज्वाइन कर रहे हैं तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, भाई सेम एक्ट होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन, या तो सेम एक्ट या सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, और साथ के साथ देखिए या तो सेम एक्ट है या तो सेम ट्रांजेक्शन है या फिर सीरीज ऑफ एक्ट है या जो भी ट्रांजेक्शन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें नहीं लिखी, दूसरी कंडीशन क्या थी कि उन दोनों के बीच में जो प्लेंटिफ है वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट जनरली रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर, उसमें वही है कि आपको कोर्ट की परमिशन लेनी है, फिर जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन है नोटिस जाएगा कि देखो अब हम सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो नोटिस देना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में फाइल करते हैं तब पार्टीज को। फिर रूल अलाउइंग कोर्ट टू सीक असिस्टेंट, भाई देखो ये तो अमेंडमेंट्स आया था, 3 चीजें अमेंडमेंट्स आई हैं, 3A
8A, ठीक है, और 10A, जो कि 20 PDF में नहीं है, ठीक है। 10A बात करते हैं पावर टू कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, ठीक है। तो ये सब कब से ऐड हुआ है? 1976। एक बात याद रख लो, अगर ऑर्डर 1, ठीक है, पार्टीज टू सूट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो तीनों ही 1976 से ऐड हुए हैं ये, ठीक है। तो ये बात करता है कि अब कोर्ट चाहे तो कोर्ट को तो असिस्टेंस की जरूरत रहेगी किसी पर्सन से या किसी एक्सपर्ट से, तो वो किस रूल में लेते हैं? रूल 8A में लेते हैं, ठीक है, असिस्टेंस कोर्ट, विच रूल एंश्योर दैट सूट नॉट डिफीटेड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट ऑफ पार्टीज। किसमें कहा गया था कि अगर टेक्निकल डिफेक्ट है, ये जो मिस ज्वाइंडर हो रहा है या फिर जो नॉन ज्वाइंडर हो रहा है पार्टीज का, ये टेक्निकल डिफेक्ट ही तो है, कोई मेरिट बेस पे तो नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा कोई मेरिट डिफेक्ट तो नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं कि गलती से उसका नाम ऐड कर दिया या फिर प्रॉपर पार्टी को ऐड नहीं कर पाए, लेकिन नेसेसरी पार्टी है जिसकी जरूरत थी वो तो है। तो ये सब कहाँ लिखा गया है? ये रूल 9 में लिखा है, ठीक है। और अगर हमें ऑब्जेक्शन लेना है तो वो रूल 13 में लिखा है। फिर है एमसीक्यूज है, इससे कुछ रिलेटेड केस लॉज वाले, ठीक है। तो देखिए मैंने केस लॉज को पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम एमसीक्यूज के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए बात की गई है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, इनको आप ज्वाइन करा सकते हैं एज अ प्लेंटिफ एक ही सूट में, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, एमसीक्यू विद केस लॉज, अच्छा ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, इसके नीचे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यूज। ओके गाइज, ये क्या है कि नेक्स्ट पीडीएफ में है इससे रिलेटेड जो भी केस लॉज है, मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगी, एक अलग वीडियो बना दूंगी ऑर्डर 1 रूल, सॉरी ऑर्डर 1 पर, कि उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज है, क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये फिर से रिपीट हो गए हैं। और जो इसकी पीडीएफ थी वो नेक्स्ट पीडीएफ थी, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए तो मैंने दूसरी पीडीएफ में डाल दिया था, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर 1 समझ आया होगा और बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट जरूर देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा चैनल टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।